प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं आदर्श प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल पेपर 2023 के लिए, जो कि संस्कृत विषय का है। संस्कृत विषय आप जो अलग हाई स्कूल में एक अलग विषय के रूप में ले रखे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए हम ये पेपर लेकर के आए हैं। तो आप सभी लोग ए टू जेड क्वेश्चंस हल कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पढ़ लेने हैं। जैसे 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। चयन करना है आपको, उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के उत्तर को चयन करना है और लिखना है, यानी OMR शीट पर आपको इसके आंसर देने होंगे। प्रश्न पत्र आपका दो खंडों में विभाजित होगा, एक तो खंड आ और दूसरा बा होगा। आप जानते हैं खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी कि MCQ OMR बेस्ड होंगे, और खंड बा में आपको लिखना होगा कॉपी पर। संस्कृत की कॉपी कैसे लिखते हैं वो भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जिससे आप ये पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। इसके साथ ही तमाम पेपर डाउनलोड कर पाएंगे सामाजिक विज्ञान और हिंदी अंग्रेजी वगैरह के। ठीक है, तो सबसे पहले एक पैसेज दिया जाएगा आपको। सबसे पहले बिल्कुल जैसे बोर्ड में आना है, ये समझिए, जैसे बोर्ड में आना है सेम वैसा ही पेपर हम आपके सामने उपस्थित करा रहे हैं। यानी इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कायदे से फॉलो करना है। जैसे 1 से 3 तक क्या है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ करके उत्तर का चयन करना है। जैसे नैतिक मूल्य ही व्यक्तेः सामाजिक प्रतिष्ठा अभिवर्धते, मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी। नैतिक मूल्य से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है और मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकतैव व्यक्तेः समाजस्य, नैतिकता से ही व्यक्ति और समाज का राष्ट्रस्य विश्वस्य और राष्ट्र तथा विश्व का कल्याणम कुरुते, कल्याण करते हैं। ठीक है, नैतिकता आचरणेनैव, नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता एवं अन्य अपि मानवीय गुणाः उत्पद्यन्ते। यानी नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, विनय, वात्सल्य, दया, करुणा, सत्य, न्यायप्रियता एवं अन्य भी मानवीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। नैतिकता से ही मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्ना जायते। नैतिकता से ही जो मनुष्य है वो अन्य प्राणियों से भिन्न हो जाता है। तद आचरणेन, उसके आचरण से, किसके, नैतिकता के, तद आचरणेन व्यक्तेः समाजस्य च, व्यक्ति और समाज का जीवनम अनुशासितम निष्कंटकम च भवति, जीवन अनुशासित एवं निष्कंटक हो जाता है। व्यक्तेः समाजस्य वर्गस्य देशस्य च, व्यक्ति समाज और वर्ग का तथा देश का के समुन्नयन माने उन्नति के अवसर लभ्यते। व्यक्ति जो है वो समाज के वर्ग का और देश की उन्नति का अवसर प्राप्त करता है। समाजः ईर्ष्या द्वेषः छलः कलह आदि दोषेभ्यः मुक्तो भवति, और नैतिकता से ही समाज में उत्पन्न ईर्ष्या द्वेष छल कलह यानी झगड़ा आदि दोष मुक्त हो जाता है नैतिकता से ही। अस्माकं सामाजिकाः अंतर्राष्ट्रीयाः संबंधाः नैतिकता आचरणेन दृढ़ा भवन्ति। यानी हमारे सामाजिक तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हैं वे नैतिकता के आचरण से दृढ़ हो जाते हैं। अतः नैतिकता शब्द सच्चरित्रवाचक और सुखमय मानव जीवन से आधारा अस्ति। अतः नैतिकता शब्द सच्ची चरित्र का वाचक यानी सतचरित्र का वाचक और सुखमय जीवन का आधार है। अब इसको पढ़ लिया आपने, इसका अनुवाद कर लिया, तो आपको पूरा अनुवाद चाहिए, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। नैतिक मूल्य के द्वारा व्यक्तेः किम अभिवर्धते, व्यक्ति की क्या बढ़ती है। नैतिक मूल्य व्यक्तेः सामाजिकी प्रतिष्ठा अभिवर्धते, यानी एक व्यक्ति की नैतिक मूल्य से क्या होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ती है। फिर आगे देखिएगा, मैं आपको ये पेपर दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा फर्स्ट लिंक से। नैतिकता, ठीक है, नैतिकतया, दूसरा प्रश्न देखिए, नैतिकतया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः जायते, क्या, भिन्नः जायते, है ना, तो भिन्नः लगा दीजिए। चरित्रतावाचकः किम अस्ति, नैतिकता शब्दः, ठीक है, तो जो नैतिकता शब्द है वो क्या है, वो सच्चरित्र का वाचक है। अंतिम लाइन में आपने पढ़ा, नैतिक मूल्य है व्यक्ति किम अभिवर्धते, नैतिक मूल्य है व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा अभिवर्धते। ठीक है, क्या बढ़ती है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। दो बार एक ही सवाल कर लिया गया आपसे। रवींद्रनाथ से जन्म अभवत, अब रवींद्रनाथ का जन्म कब हुआ था, मई मास से सप्तमे दिवसे,
1861 यानी 1861 में, 1781, 1862 या फिर 1861 में अगस्त मास में। तो किस मास में हुआ था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मई मासस्य सप्तमे दिवसे अष्टादश उत्तरैः 61, ठीक है, हाँ, 61 उत्तरैः अष्टादश सप्तमे, ठीक। तो ये आपका का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हर्षोद्रेकेण तम द्रोणः पर्यश्वजम्, हर्षोद्रेकेण तम द्रोणः पर्यश्वजम्, किसको किसको हर्ष से की अधिकता के कारण द्रोणाचार्य ने परिश्वज मतलब गले लगा लिया? तो पांडवम, पर्यश्वजम पांडवम, तो पांडवम लगाएं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, कितने हैं? त्रीणि, तो त्रीणि लगाइए। 8वां प्रश्न देखिएगा, वाणे का समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, ये सूक्ति कहां से ली गई है? तो ये सूक्ति आप जानते हैं, आपकी सूक्ति सुधा से ही ली गई है, ठीक है। मोहनदास मातुर नाम आसीत, मोहनदास की माता का नाम क्या था? तो क्या था भाई? पुतली बाई उनकी माता थी। रमानाथ से कनिष्ठ पुत्र वधु आसीत, देखो अब कथा नाटक कौमुदी से आ गए प्रश्न। रमानाथ की कनिष्ठ वधु कौन थी? कनिष्ठ वधु का पुत्र वधु कौन थी, ये बताना है आपको। तो रमानाथ की जो कनिष्ठ पुत्र वधु थी वो कौन थी? वो चपला थी, ठीक है, तो चपला लगा लो। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? अयुड़, रिलरिक एवं अयोज, है, वरटलड़, यमंग, गणनम, झमई, घटदस, जबगढ़दस, खपछट, ठचटतऊ, कपई, शक्सर, हल, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। और 14 माहेश्वर सूत्र से 42 प्रत्याहार बनते हैं और 42 प्रत्याहार में से एक प्रत्याहार अक है। और अक के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो आ, ई, अयुड़, अयुड़ से आ, ई, ऊ लिख लीजिए, डी, अड़ा हटा दीजिए, रिलरिक से री और ली लिख लीजिए, का हटा दीजिए, तो आई यू रियली, आई यू रियली यानी कि आपका का एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। अहम गच्छामि में कौन सी संधि है? तो अहम गच्छामि में अनुस्वार संधि है, परस्वरण है, चरत्व है या फिर इष्टुत्व संधि है? कौन सी है? तो अहम गच्छामि में अनुस्वार संधि है, ठीक है। भगवतः किस विभक्ति व वचन का रूप है? भगवतः शब्द जो है वो किस विभक्ति और वचन का रूप है? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, भगवतः, ठीक है। भगवतः किस शब्द विभक्ति और वचन का रूप है? तो पंचमी व षष्ठी विभक्ति एक वचन, ठीक है। तो यहाँ सबसे लास्ट का ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचमी व षष्ठी विभक्ति एक वचन। पंचमी में भी भगवतः और षष्ठी में भी भगवतः होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। पास्यामी रूप है, कौन से लकार, कौन से पुरुष और कौन से वचन का पास्यामी रूप होगा? तो आप जानते हैं लृट लकार, लृट लकार होगा, उत्तम पुरुष होगा और एक वचन होगा। खा आपका सही है, लृट लकार, उत्तम पुरुष और एक वचन। प्रत्येकम में कौन सा समास है? एकम, एकम प्रति, अगर आप इसका विग्रह करेंगे तो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तृतीया विभक्ति है, किसमें है? कर्ण कारक में, कर्म में, अपादान में, संप्रदान में। संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी, कर्म द्वितीया और कर्ण तृतीया। तो कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति है। पिबन में कौन सा प्रत्याहार, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? शानच, क्षत्रि, तुमुन या फिर तिन प्रत्यय। तो पिबन है ना, क्षत्रि, पिबन, पिबंती, पिबत, ठीक है। तो पिबन में क्षत्रि प्रत्यय होगा, ठीक है, यही उत्तर आपका सही है, क्षत्रि प्रत्यय, ठीक है। क्या हो जाएगा? क्षत्रि प्रत्यय आपका होगा, ठीक है, क्षत्रि प्रत्यय हो जाएगा पिबन में। चलिए आगे देखिए भाई, 17 हो गया। अब 18वां प्रश्न देखिएगा, बिल्कुल अंतिम 20 प्रश्न आपके करने हैं, ठीक है, 20 प्रश्न करने हैं। तो सह प्रश्नम पृच्छति वाक्य वाच्य परिवर्तनम भविष्यति, यानी कि सह प्रश्नम पृच्छति, इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन क्या होगा? सह का तेन प्रश्नम का प्रश्नम, पृच्छति का पृच्छते हो जाएगा, ठीक है, पृच्छते हो जाएगा। हाँ, तो क्या लगाएंगे आप इसका? तेन प्रश्नः पृच्छते, सह ग्रंथम लिखति। मैंने एक इस पे वाच्य परिवर्तन पे एक अच्छा सा वीडियो बना दिया है, केवल उसी को पढ़ के आप वाच्य परिवर्तन सही कर सकते हैं संस्कृत का। तो आपका संस्कृत की प्लेलिस्ट आपको देखनी होगी, अगर नहीं मिल रही तो अबाउट सेक्शन में चले जाइए और हम संस्कृत की प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। सह ग्रंथम लिखति का वाच्य परिवर्तन क्या होगा? सह ग्रंथम लिखति, तेन, तेन अंधा लिख्यते है,
तेन ग्रंथम लिखति सह ग्रंथः लिख्यते, क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा तेन ग्रंथः लिख्यते। ठीक है, तेन ग्रंथः लिख्यते, तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे तेन हो जाएगा और यहाँ पे ग्रंथा हो जाएगा। तेन ग्रंथा लिख्यते, ये खा आप सही कर लीजिएगा। 20वां और अंतिम प्रश्न एमसीक्यू वाला, अहम पाठम पठामि वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम भविष्यति, मैं पाठ को पढ़ता हूं, तो अहम का मया हो जाएगा, अहम का मया हो जाएगा, पाठम का पाठम, पठामिका पठामिका, देखिए क्या हो जाएगा, पठामिका पठ्यते हो जाएगा। तो मया पाठम पठ्यते, तो कौन सा सही हो जाएगा? गा वाला, मया पाठः पठ्यते, पाठम नहीं पाठः हो जाएगा। ठीक है, मया पाठः पठ्यते, मेरे द्वारा पाठ पढ़ा जा रहा है। अब जो ये होगा, क्या होगा आपका? अब आपका जो होगा ये खंड बा में आपके वर्णात्मक प्रश्न आएंगे। ठीक है, इन्हें आपको कॉपी पर लिखना होगा। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है? यहां पर कहा जा रहा है कि भैया निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ये निर्देश दिया गया, यानी निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। रविन्द्र से जन्म कलिकाता नगरे 61 अधिक 18 ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य सप्तमे दिवसे अभवत। रविन्द्रनाथ का जन्म कलकत्ता नगर में 61 अर्थात 61 अधिक 18 अर्थात 1861 ईस्वी में, अच्छा वहां पर उत्तरई हमने बोल दिया, वो गलत था। हाँ, 61 अधिकाष्टादशतमे ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य सप्तमे दिवसे, यानी 7 मई 1861 में अभवत माने हुआ। अस्य जनकः देवेंद्रनाथ जननी शारदा देवी चा आस्ताम, चास्ताम होगा यहाँ पे, वा नहीं चा होगा। तो इनके पिता देवेंद्रनाथ और माता शारदा देवी थीं। रविन्द्र से जन्म एकस्मिन् संभ्रांते समृद्धे ब्राह्मण कुले जातम, रविन्द्र का जन्म एक संभ्रांत समृद्ध ब्राह्मण कुल में हुआ। एक एक मीनिंग समझना है तो आपको प्लेलिस्ट देखनी होगी। अभी मैं पेपर हल करवा रहा हूं, एक प्रकार से पेपर हल के साथ साथ पेपर का रिवीजन भी आपके सब्जेक्ट का चल रहा है। बात वही है, चाहे आप सॉल्यूशन करवा लीजिए, चाहे आप जो है चैप्टर का रिवीजन करवा लीजिए, बात एक ही होती है। तो रविन्द्र का जन्म एक संभ्रांत यानी समृद्ध संभ्रांत ब्राह्मण कुल में हुआ था। यस्य संविधे, जिनके सामने अचला विशाला संपत्ति चा आसीत, जिनके सामने अचल विशाल अचल संपत्ति थी। अतो भृत्य बहुलम, इसलिए भृत्य बहुलम माने होता है नौकरों की बहुलता के कारण, भृत्यैः परिपुष्टम, नौकरों के द्वारा ही पाले गए, संरक्षितम जीवनम, नौकरों के द्वारा पालन पोषण तथा नौकरों के द्वारा संरक्षित, सेवकों के द्वारा संरक्षित जीवन, बंधनम अनुभवत, उनको बंधन प्रतीत हुआ। अतः स्वच्छंद विचरणाय, इसलिए स्वच्छंद विहार के लिए, स्वच्छंद विचरण करने के लिए, क्रीडनाय स्वच्छंद विचरणाय स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने के लिए, टहलने के लिए, क्रीडनाय खेलने के लिए, सुलभो अवकाशः न आसीत, सुलभ अवकाश नहीं था, तेन मनः खिन्नमेव वास्तः, उनका मन दुखी ही हो गया रहता था। ठीक है, तो अब देखिएगा ये कहां से लिया गया, संदर्भ सहित आपको लिखना है ना, तो संदर्भ सहित लिखना है, इसका मतलब ये कहां से लिया गया है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर पाठ का है, समझ गया। पुरातन कालात्यो भारते कवयः नीतिकारः मनोरमया सरसया गिरा नीतिवाक्यान् कयाभिः श्लोकैः च व्यरचयत्, इत्यं नीतिशास्त्राणि व्यवहारविदे कान्ता संमितयो उपदेशयुजे बभूव, फलतु इदं संपन्नः साधारणापि जनाः व्यवहाराय नीतिवाक्यान् नीति श्लोकांश गलविल आधा कुर्वन्ति स्म। चलिए इसका समझ लेते हैं। तो ये जो है आपका नैतिक मूल्यानि पाठ से लिया गया है, और इससे पहले जो था विश्वकवि रविन्द्र से लिया गया था, तो इसको भी आप जो है आराम से समझिए। पुरातन कालात्यो, तो पुरातन काल से ही, प्राचीन काल से ही भारत में कवयः कवि, नीतिकारः नीतिकार, मनोरमया माने मनोरम, सरसया माने सरस, गिराम माने वाणी, नीतिवाक्यान वाणी के द्वारा, नीतिवाक्यानि कथा भी नीतिवाक्यों से, कथा भी कथाओं के द्वारा, श्लोकैश्चः और श्लोकों को विरचयत माने रचा, यानी कि कवियों और नीतिकारों ने सुंदर और सरसवाणी द्वारा कथाओं श्लोकों से नीतिवाक्यों की रचना की, कथाओं तथा श्लोकों से नीतिवाक्यों की रचना की। इत्यम नीति शास्त्राणि,
इत्थम माने इस प्रकार, नीति शास्त्राणी, नीति शास्त्र व्यवहार विदे, नीति शास्त्र जो थे इस प्रकार क्या हुआ, नीति शास्त्र व्यवहार को जानने के लिए, व्यवहार विदे मतलब व्यवहार को जानने के लिए, कांता सम्मित तयो उपदेश युजे, और पत्नी से सम्मित उपदेश, सम्मित होने से, उपदेश से युक्त होने के लिए, बभूव, बभूव माने होने के लिए, हुए, बभूव माने हुए, ठीक है। कांता सम्मित तयो उपदेश युजे बभूवुः, यानी पत्नी से सम्मित होने से, उपदेश से युक्त होने के लिए हुए। फलंतु इदं परिणामतः संपन्न साधारणः अपि जनाः, संपन्न और साधारण लोगों ने भी व्यवहाराय, व्यवहार के लिए, नीति वाक्यानि, नीति वाक्यों का, नीति श्लोकांश्च, और नीति श्लोकों को, गल बिलाधा कुर्वन्ति स्म, जो साधारण लोग थे वे भी नीति श्लोकों और नीति वाक्यों को कंठस्थ कर लेते थे। यथाचा, और यथाचा चाणक्य नीति, और जैसे कि चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, नैतिक मूल्यांकन से लिया गया ना, पंचतंत्रम, शुक्र नीति, घटकर पर कृत नीतिसार, और सुंदर पांडेन कृता, सुंदर पांडे द्वारा रचित नीति द्विषष्टिका, और भल्लाल शतक द्वारा, भल्लाट शतकम और भल्लाट शतक, भर्तहरि कृतम, भर्तहरि द्वारा रचित नीति शतकम, बल्लाल शतकम और बल्लाल शतक, दृष्टांत शतकम और दृष्टांत शतक इत्यादि बहूनि नीति पुस्तकानि संस्कृते उपलभ्यन्ते, इत्यादि बहुत सारी नीति की पुस्तकें संस्कृत में उपलब्ध हैं। ठीक है, फिर कहा गया निम्न में से किसी एक पाठ का सारांश लिखना है। नैतिक मूल्यानि कविकुल गुरु कालिदासः, गुरु नानक देवः। ठीक है, फिर कहते हैं कि निम्न में से किसी एक की हिंदी में व्याख्या करनी है। तो चलिए अब क्या कहा गया है, अब ऊपर जो दिया गया है आपको, हाँ ये जो है हाँ फिर है ये, हाँ ठीक है। सारांश के बाद निम्नलिखित पद्यों में से किसी एक की हिंदी में व्याख्या करनी है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। तो ये इसका हिंदी अनुवाद करना है, और फिर 2 श्लोक आपको दिए जाएंगे जिनका संस्कृत में अनुवाद करना होगा, संस्कृत में व्याख्या करनी होगी। ये श्लोक गीतामृतम नामक चैप्टर का है। ठीक है, गीतामृतम में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, समः शत्रौ च मित्रे च, शत्रुता में और मित्रता में समान, तथा मान अपमान्यो, मान तथा अपमान में, यानी सम्मान तथा, यानी जो व्यक्ति दुश्मन और सुहृद में, मान और अपमान में, और फिर क्या कहा गया, शीतोष्ण सर्दी में गर्मी में, सुख दुखेश और सुख दुख में, समः संग विवर्जितः समान रहता है, वो संग विवर्जितः, यानी जो व्यक्ति दुश्मन और सुहृद में, मान और अपमान में, सर्दी और गर्मी में, दुख और सुख में समान भाव रखता है, और जो इंद्रियों के विषय में अनासक्त है वह मुझे प्रिय है। संग विवर्जितः माने जो आसक्तियों को त्याग देता है, यानी जो इंद्रियों को वश में कर लेता है, वो मुझे प्रिय है। तो गीतामृतम चैप्टर से है, वाणे का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, और छीयन्ते खलु भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। कहने का मतलब एक है वाणे का, एक वाणी ही है, समलंकरोति जो अलंकृत करती है, पुरुषम माने पुरुष को, या माने जो संस्कृता माने बड़े संस्कार पूर्वक, धार्यते माने धारण करता है। ठीक है, यानी मात्र एक वाणी है जो पुरुष के द्वारा भली भांति धारण की जाती है, वो अलंकृत करती है मनुष्य को, क्योंकि बाजूबंद उसे अलंकृत नहीं करते। छीयन्ते खलु भूषणानि सततम, निरंतर जो निश्चित रूप से जो आभूषण हैं, यानी जो आभूषण हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं, परंतु सततम वाग भूषणम भूषणम, वाणी का आभूषण सदैव निरंतर बना रहता है, यानी कि सच्चा आभूषण वाणी का ही आभूषण है। पूरा श्लोक नहीं है, इसमें कहा गया कि इस संसार में मनुष्य को ना तो बाजूबंद ही सजाते हैं, न चंद्रमा की किरणें किरणों के समान सफेद सफेद हार जो होते हैं वो भी सुशोभित नहीं करते, न स्नान करना, न उबटन लगाना, न लेप करना, न सुगंधित पुष्प, और न भली भांति
संवारे गए बाल ही सजाते हैं। मात्र एक वाणी ही है जो मनुष्य के द्वारा भली भांति शिष्ट और शुद्ध रूप से धारण की जाती है, वही मनुष्य को सुशोभित करती है। क्योंकि सभी आभूषण जो हैं वो समय आने पर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो वाणी का आभूषण है वो चिर आभूषण है, सततम है, निरंतर रहता है, सच्चा आभूषण है। ठीक है, फिर सूक्तियां आएंगी और सूक्तियों का आपको हिंदी में व्याख्या करनी होगी। पुत्रों ने यह पंडित मंडल अग्रणी, वह पुत्र नहीं है जो पंडित की सभा में अर्थात जो विद्वानों की सभा में अग्रणी न हो। समत्वम योग उच्यते कहां से लिया गया? गीतामृतम से। आयुर्विद्या यशोबलम कहां से लिया गया? विद्यार्थी चर्या से। ठीक है, और पुत्रों ने यह पंडित मंडलम अग्रणी, ये कहां से लिया गया? सूक्ति सुधा से लिया गया। ठीक है, यानी वो पुत्र नहीं है जो विद्वानों के मंडल में, विद्वानों की समूह में, सभा में श्रेष्ठ नहीं है। तो ये आपका कहां से लिया गया है? ये आपका लिया गया है सूक्ति सुधा से। समत्वम योग उच्यते कहां से? गीतामृतम से। आयुर्विद्या यशोबलम विद्यार्थी चर्या से। तो फिर श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना है। एक वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें सभी इंपॉर्टेंट श्लोकों का संस्कृत में अनुवाद है, वो आप कर लीजिएगा तो हो जाएगा। यौतुकः पाप संचय, पाठ के आधार पे आपको रमानाथ और विनय का चरिचित्रण हिंदी में लिखना, अथवा विनय का एक का ही लिखना होगा आपको। निम्न में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। महात्मा गांधीना पितुः किम नाम आसीत? करमचंद गांधी आसीत। रमानाथ से रक्तम का ददात शंखचूड़ का आसीत। ठीक, तो ये प्रश्न भी हमने एक वीडियो में ही सारे करा दिए हैं। किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। या का इच यशा नाम, या का तालु हो जाएगा, और उ का उपपद्मानिया नाम ओष्ठव, ओष्ठ हो जाएगा ये, और ता का तवर्गलितुलसा नाम दंत, तो ता का दंत हो जाएगा। उच्चारण स्थान भी करा रखे हैं। यमंगलनम का नासिक्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नासिक्य हो जाएगा। फिर एक का संधि विच्छेद करना है, संधि का नाम भी लिखना है। जगत धन ईशा जगदीशा, जगत धन ईशा क्या हो जाएगा? जगदीशा हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सी संधि है? ता का दा हो जाना, जस्तो संधि है। कश्चन का कह धन चन हो जाएगा। कह धन चन, तो इसको कश हो, ठीक है, कश धन चन, कस धन चन, कस धन चन, तो ये आपका इष्टित्व संधि हो जाएगा। सतजनः, सत धन जनः, ठीक है, सज्जनः हो जाएगा। इस्तो चुनाश्चु इष्टित्व संधि से हो जाएगा। तवर्ग का चवर्ग हो जाता। नयनम का ने धन अनम हो जाएगा, और ये आपका अयादि संधि से हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आपका किसी एक शब्द का रूप लिखना। पितृ, वधु, नदी, राजन। फिर निम्न से एक धातु का रूप लिखना है, और फिर आपको समास विग्रह करना होगा। चतुर्मुखम में समास विग्रह कीजिए, और समास का नाम भी आपको लिखना है। ठीक है, चतुर्मुखम का आपका द्विगु समास होगा। चतुर्मुखः अगर होता तो आपका बहुब्री होता, लेकिन चतुर्मुखम है, चार मुखों वाला, अर्थात चार, ठीक है, चार मुखों का समूह। चतुराणाम मुखाणाम समाहारः। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा द्विगु समास। पीताम्बरः पीतम अम्बरम यशसः, ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रत्यक्षम अक्षम अक्षम प्रति अव्ययी भाव समास हो जाएगा। फिर आपको रेखांकित पदों का निर्देशानुसार विभक्ति लिखना। गुरुवे नमः, तो गुरुवे में चतुर्थी विभक्ति है। नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वसट योगात च, चतुर्थी हो जाएगा। बालकेन सह आगतम, तो बालकेन में तृतीया। सह साकम सार्धम, यानी सह युक्त प्रधाने में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। हिमालयात गंगा निर्गच्छति, तो हिमालयात में पंचमी हो जाएगी, क्योंकि अपादाने पंचमी। ठीक है, ध्रुमपाय अपादानम, अपादाने पंचमी। और सह नेत्रेण काणः अस्ति, तो नेत्रेण में आपका तृतीय विभक्ति हो जाएगा। येनांग विकारः सूक्ति सूत्र से। फिर आपको किसी एक में प्रत्यय लिखना होगा। अच्छा, एक में प्रत्यय। विज्ञाय पठन प्रदातुम हसित्वा, विज्ञाय में लेप प्रत्यय हो जाएगा, और पठन में शत्र प्रत्यय हो जाएगा। प्रदातुम में तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। हसित्वा में हस प्रत्यय कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप देखिएगा वाच्य परिवर्तन करना है। ऊपर वाच्य परिवर्तन कर चुके हैं। अहम पुस्तकम पठामि, अहम का मया हो जाएगा। मया पुस्तकः पठ्यते, मया पुस्तकः पठ्यते हो जाएगा। सीता गीताम पठति, तो सीतया गीताम पठ्यते। सह क्रीडति, तेन क्रीड्यते। सीता पत्रम लिखति, तो सीतया पत्रम लिख्यते। ठीक, फिर तुम सब पढ़ते हो, तो त्वम युवाम यूयम। ठीक है, और
पठसि पठथा पठत, तो यूयम पठथ, यूयम पठथ, तुम्हें हंसना चाहिए। ठीक है, तो ये बना लीजिएगा, बहुत सिंपल से हैं, मैंने करा दिया है। क्या करा दिया है भाई? मैंने करा दिया है, अनुवाद के नियम हमने करा दिए हैं। आप चाहें तो आप वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में संस्कृत अनुवाद के नियम पड़े हुए हैं। फिलहाल मैं बता दूंगा, और संस्कृत निबंधों की भी एक प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, तो आराम से वो निबंध भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे आपको संस्कृत मैंने बताया ना, निबंध जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है। फिर किन्हीं 4 वाक्यों का, 4 शब्दों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करिए। ठीक है, त्वम किम नामस्ति, भवान किम करोसि, आप क्या करते हो, और त्वम कुत्र गच्छसि, अहम आवाम वयम, आवाम पठावः। ठीक है, सः तत्र गच्छति, आकाशे खगाः क्रीडन्ति, इयम् आकाशवाणी अस्ति, अयम लघु सरिता अस्ति। ठीक है, अयम, सॉरी, ऐसे इयम, ठीक है, इयम लघु सरिता अस्ति। ओके, तो ये आपका पेपर मैंने संस्कृत का करा दिया है। अब आपको इसको डाउनलोड करके इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना है, और जैसे कैसा लगा हमें बताइए, और कि कौन कौन सा पेपर आपको चाहिए वो भी बताइए, प्री बोर्ड का चाहिए या फिर आपको वार्षिक ही चाहिए। फिलहाल ये वार्षिक और प्री बोर्ड दोनों के लिए ही काम कर जाएगा। ठीक है, और कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, मैं देखूंगा, कन्फ्यूजन आपका दूर करने की कोशिश करूंगा। और शेयर कर दीजिए, चूँकि जो भी बच्चे आपके स्कूल में जितने भी ग्रुप में हैं उनको आप कर दीजिए, क्योंकि संस्कृत बच्चे बहुत कम प्राप्त कर पाते हैं किसी अन्य चैनल से। ठीक है, एक ही 2 यूट्यूब पर विशेष चैनल हैं जो संस्कृत ही पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं, बाकी तो अधिकतर आपको प्योर संस्कृत नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो प्योर संस्कृत लेने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़िए, आपको प्योर संस्कृत मिलेगी। आपकी हाई स्कूल एग्ज़ाम की मैं गारंटी लेता हूँ, पार करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। रिवीजन क्लासेस, महामैराथन क्लासेस भी संस्कृत की आपको मिलती हैं। तो आपको 20 MCQ मिलेंगे, और 20 MCQ जो हैं ये इम्पॉर्टेंट बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इस बार जो है आपका क्या होना है, OMR पे होना। OMR कैसे चेक होंगी? OMR आपकी चेक हो जाएगी कंप्यूटर से। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।